क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। देखो सीधा कविता के अर्थ की बात हो रही है और बाद में विशिष्ट जानकारी पे आ रहे हैं, तो टॉप डाउन, और पहले अर्थ या शब्दार्थ की बात हो रही है, फिर आपकी वाक्य संरचना, फिर आपका जो है पैराग्राफ, फिर जाकर के पूरी कविता, तो वो बॉटम अप है। ठीक, एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, आई थिंक आ जाता है 10-15 दिन पहले, नहीं हफ्ता भर पहले आता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हफ्ता भर पहले आ जाता है, और 1-2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है। प्री एडमिट कार्ड आएगा हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। शिक्षक को सही, जब वो कविता या कविता का वाचन कर रही हैं अगर अध्यापिका या अध्यापक, तो काव्य शिक्षण को बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित में से आपको चूज करना है कौन सी बात सही है। 4 स्टेटमेंट हैं। शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, यानी लय ताल जरूरी अगर कोई कविता का पाठन है या फिर काव्य का पठन है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। अब जब आप काव्य का पठन कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं कुछ ऐसा कविता से संबंधित कुछ, तो वहां पे एक एक शब्द का अर्थ बताना जरूरी नहीं होता। ठीक, शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। हाँ, है ना, वो मछली वाली भी अगर कविता सुनाई जा रही है तो भाव नहीं होंगे तो फील ही नहीं होगा कि, है ना, कि एक मछली थी, फिर वो दुख ही आपको, अभी वो कौन सा चल रहा था, एक मछली पानी में गई, वो भी तो मजाक ही चल रहा था, तो भाव जरूरी है यहाँ पे। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, बच्चों को समझ बनी कि नहीं बनी तो वो पूछना चाहिए प्रश्न, है ना। चांद को लेके कविता होती थी, तो जितनी भी कविताएं हैं वहां पे लय और ताल तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी काव्य की बात आ रही है। और दूसरा, ये जो भाव हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, उतार चढ़ाव जो है, इंटोनेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वैसे भी चारों का ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखना क्या कहना चाह रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जिसको हम कह दे रहे हैं, उसमें कौन सी एक बात निहित नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी फर्स्ट क्लास से ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को कर दीजिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, यानी जो मिडिल स्टेज है वहां पे आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का भी अध्ययन। हाँ, ये दोनों ही बातें सही है, संस्कृत की भी बात हो रही है, फॉरेन लैंग्वेज की भी बात हो रही है। बुनियादी संस्कृत शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आ जाएगी। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा। हाँ, जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, शुरुआत के जो 5 साल हैं, 3 से आपके 8 वर्ष तक के, वहां पे जो माध्यम है वो आपका मातृभाषा मदर टंग ही होनी चाहिए, ना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा ही आपका माध्यम होनी चाहिए सिखाने का। मदर टंग में ही आप पढ़ाइए, बच्चे के घर में जो भाषा बोली जाती है उसी में आप उसको शिक्षा दीजिए प्राइमरी क्लास पे। बुनियादी चरण जो है आपका वो 5 साल का है, FPMS यानी फाउंडेशनल प्रेपरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल जिसको हम बुनियादी कह रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष तक का बच्चा जो है आपका, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन जो है यहीं पे है, निपुण भारत और इन सब की जो बात होती है कि हम बेसिक लिखना पढ़ना और अर्थमेटिक की स्किल्स, बेसिक कैलकुलेशन बच्चा सीख जाए, ये 3 चीजें यहाँ पे 3R की भी बात होती है बुनियादी चरण पे ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। यानी जो वो बोल रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है, उसका आकलन लगातार होता रहे, उसके लिए बेस्ट तरीका शब्द पढ़वाना, उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछना। थर्ड है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय कहाँ है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। जब आप उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना, वो मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है तब, आप उसको दोस्तों से बात कर रहा है तब, टीचर से बात कर रहा है तब, तो अलग अलग संदर्भ में, कोई नाटक की या कोई कविता का पठन करना है, मान लीजिए वाचन करना है वहां, जो सुबह असेंबली होती है स्कूल में, प्रार्थना में, तो ये अलग अलग संदर्भों में कैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, जब आप इसको देखेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है सतत आकलन हो जाएगा। अलग अलग स्थितियों में आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं। बाकी सब में तो रिपीटिशन या रटवाने वाली बात है, यहाँ उसकी जो अभिव्यक्ति है प्राकृतिक या स्वाभाविक वो निकल के आएगी, नेचुरल एक्सप्रेशन आएगा बच्चे का, जो कि भाषा में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसके अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चे होंगे, बात सही है।
उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाई सब बच्चे दूसरे की मातृभाषा क्यों सीखेंगे, थोड़े बहुत शब्द सीख लिए, लेकिन ये कोई रूल थोड़ी है कि जो विभिन्न शिक्षार्थी हैं वो सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है। वो अपने दोस्तों से, मान लीजिए किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, उसके दोस्त के घर में पंजाबी बोली जाती है, 4 शब्द सीख लिए, बात अलग है। अनिवार्य नहीं है कि वो दूसरे की मातृभाषा सीखेगा। मातृभाषा में तो अपनी ही पढ़ाई होनी है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा भी कहना गलत है कि पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द, अगर 5 भाषाएं बोली जा रही तो 5 के शब्द होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक को होगी ही होगी। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान दिया जाए। ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक को नहीं भी आती भाषा तो सीखेगा, जरूरी नहीं कि पहले से आती होगी सारी भाषाएं शिक्षक को। तो 4th ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब। बुनियादी चरण क्या है, 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज है। प्लेवे से लेके कक्षा 1 और 2 इसी में आ जाता है। ठीक है, तो अधिक संलग्न कब ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ये वाले बच्चे, छोटे बच्चे हैं। कौन सी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड टाइप की स्टेज है ना। तो अगर हम देखें, हालांकि इसमें 6 वर्ष तक की होती है अर्ली चाइल्डहुड, तो और फिर आपकी लेटर चाइल्डहुड, स्कूल एज शुरू हो जाएगी। तो छोटे हैं बच्चे कंपैरेटिवली। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं। तो ये तो रिपीटेशन हो गया, इसको कहेंगे रटना, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होना चाहिए, यानी फाइन मोटर स्किल्स ही डेवलप हो, सिर्फ इसी पे फोकस हो। नहीं भाई, ग्रॉस भी होनी चाहिए। ठीक, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं। बात हो रही सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होंगे, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे हैं तो जितने ज्यादा सेंसेस उनके इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर है। प्याजे भी अपनी थ्योरी में कहते ही हैं, लेकिन ये उनकी सेंसरी मोटर स्टेज से कहीं ऊपर की बात है ना। लेकिन बच्चे के जितने ज्यादा सेंसेस, क्योंकि वो भी आ गया 3 वर्ष से लेकर के, जितने ज्यादा सेंसेस उसके इन्वॉल्व होंगे, जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेगा उतना बेहतर सीखेगा। आप देखते हैं छोटी क्लासेस में कविता भी हाथों से, पूरे जेस्चर्स के साथ, हाव भाव के साथ गाई जाती है ना। हर एक चीज का हम, अगर हम आलू कह रहे हैं, बहुत मोटा आलू था, तो करके दिखाते हैं वो चीज हम। तो एक तो सेंसेस का जितने ज्यादा इन्वॉल्व इंद्रियां होंगी बच्चे की, सुनना, देखना, टच, फील, ये सब जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा उतना बेहतर अधिगम होगा, यानी लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नॉट राइट पूछा है। बच्चों द्वारा शिशु गीत, गीत अलापना किसके तरीके हैं, यानी वो जो शिशु गीत होते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूं टाइप के, ठीक, ये जो गीत वो अलाप रहे हैं वो किसका तरीका है, ये पूछा है आपसे। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। उच्चारण का अभ्यास कराने का, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के लिए, शब्दावली को समृद्ध करने के, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। नहीं है, नॉट पूछा है। गलत क्या है वो पूछा है। फटाफट से आप लोग बताएंगे, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, धन्यवाद। आ जाओ इधर, अब समझो बात को। शब्दावली को समृद्ध करने के, हाँ भाई, शब्दावली समृद्ध होती है किस चीज से, शिशु गीत से। अब वो अलग अलग जब गीत गाते हैं तो उनकी वोकैबुलरी बेहतर होगी। अभिव्यक्ति का संवर्धन, लय ताल, ये बेहतर सीखेंगे, उच्चारण भी बेहतर होगा। लेकिन शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, रट्टे लगाना शब्दों के और कैसे सेंटेंस बनता है, वो सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और पढ़िए कि क्या जवाब सही होना चाहिए। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, यही टॉपिक्स हैं जो फिक्स्ड हैं, टॉपिक नए नहीं बन रहे हैं, सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लेना है। रिपीट भी होते हैं और टॉपिक तो सेम रहने ही है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है तो। ठीक है ना। तो एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी, जो सहपाठी मतलब पीयर ग्रुप, क्लासमेट्स जो उसके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे के, तो अपने सहपाठी या पीयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली करने के लिए कहा कि बच्चा है सुमित और दूसरी बच्ची है सुनीता। तो सुनीता और सुमित, सुनीता अपनी नोटबुक सुमित को दे और सुमित अपनी नोटबुक सुनीता को दे, और दोनों चेक करें कि किसकी क्या गलती है। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। सुमित और सुनीता अच्छे से जान पाएंगे एक दूसरे को? जी नहीं, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप अपना खराब दिमाग, गलत दिशा में चलने वाला दिमाग ना लगाएं यहाँ पे, है ना। मजाक में कह रही हूँ, वैसे नहीं कह रही हूँ, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, कि हम बस संरचनाओं को प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर को, उसकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना,
यानी वो जो पीयर ग्रुप है या क्लासमेट है उसका काम कैसा है, इसकी जांच का कौशल विकसित करेगा, स्किल विकसित करेगा। विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। अब विस्तृत पठन थोड़ी है कि वो उसको कोई पढ़ने के लिए थोड़ी सामग्री दी गई है। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास कराना। ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसकी कॉपी में कुछ और लिखा है और आपकी में कुछ अलग है और कुछ अलग ही पता लग जाएगा, वो तो अपनी कॉपी से भी कर लेता या अपनी नोटबुक से भी कर लेता। सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, यानी जो पीयर ग्रुप है, जो क्लासमेट है, वो उसका काम को असेस करने की क्षमता, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, नई शिक्षा नीति भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कराइए आप, है ना। प्रोग्रेस कार्ड चाहिए होलिस्टिक हमको, यानी सर्वांगीण, हर एक पहलू में जांच करानी है। तो 360 डिग्री आकलन या असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार का आकलन जो है वो सम्मिलित है। एक तो आपका टीचर आपका आकलन करे, यानी शिक्षक के द्वारा आकलन, टीचर असेसमेंट है ना, टीचर आकलन करे। पीयर ग्रुप, आपके साथी समूह आपका आकलन करें, आपकी नोटबुक आप अपने साथी समूह का, और बच्चे एक दूसरे की नोटबुक्स को अदला बदली करके और आकलन करें। फिर आता है आपका स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट, आप खुद को कितने नंबर दे रहे हैं किसी काम के लिए। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट के अंदर ये 3 पहलू आते हैं। बात सही है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कहता है भाई, फटाफट से समझते हैं। भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? संवादात्मक पद्धति यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? फटाफट से बताओ, करा देंगे, डोंट वरी, लैंग्वेज पेडागोजी। एग्जैक्टली मैम। चलिए विकास, अब आगे की बात बताइए फटाफट से। कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है? यानी भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा को सिखाना, व्याकरण सिखाना नहीं, नियम थोड़ी, कम्युनिकेशन। भाषा नॉर्मल नेचुरल सेटिंग में स्वाभाविक रूप से जब बच्चे भाषा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं बेसिकली, तो छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास कराना कम्युनिकेटिव है। हाँ, लगता तो है। निबंध लेखन, अगेन ये निबंध लेखन की बात हो गई, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे संवादात्मक पद्धति की बात हो रही है। शब्दकोश का उपयोग सिखाना, अब के मतलब वो जो आपकी डिक्शनरी है उसका कैसे प्रयोग करेंगे, नहीं, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, कि बच्चे की जो बोलने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, अपनी बात को कहने की, दूसरे की बात को सुनने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। संवादात्मक पद्धति से कम्युनिकेट करके जब आप भाषा सीखते हैं तो ये दोनों चीजें बेहतर होंगी। सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और ये बहुत ही स्वाभाविक तरीका है भाषा को सीखने का, नेचुरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी आप पोइट्री या एक कविता है उसको रिसाइट करा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना, कविता का भावात्मक अनुभव कराना, कविता को रटकर याद कराना, कविता के कठिन शब्दों को समझाना। देखिए इन सब के लिए कविता को पढ़ाना जरूरी नहीं है, ये आप पद्य की जगह गद्य भी अगर पढ़ा देते, है ना, कविता की जगह नॉर्मल कोई और पाठ होता उससे भी ये सब काम हो जाते, व्याकरणिक संरचना एंड ऑल। बट कविता का भावात्मक अनुभव करना, बच्चे जो है महसूस कर सकें, कविता का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि आप महसूस कर सकें, कल्पना कर सकें, कल्पना शक्ति अच्छी हो, एंजॉय करे बच्चा कविता को और इमोशनली उसको कनेक्ट कर पाए उसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? यानी आप साहित्य का चयन कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए लिटरेचर में चूज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, या चित्र और कथा का मेल? बताइए। इसको हम कहते हैं कि चित्र समृद्ध सामग्री होनी चाहिए, या प्रिंट समृद्ध भी बोल देते हैं। चित्र और कथा का मेल होना चाहिए कि बच्चों के लिए साहित्य के चयन में, तो बच्चे हैं छोटे, हम ये मान के चल रहे हैं, तो मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य, ये तो हो गई बेकार की बातें यहाँ पे, ठीक। चित्र और कथा का यदि मेल है तो बच्चे जब बुक्स में आपके प्रिंट होते हैं और जो उसमें लिखी हुई चीजें हैं, जो पिक्चर्स हैं, चित्र और कथा का मेल होना चाहिए, तो वो देख करके भी अंदाजा लगा लेते हैं और उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है वो चैप्टर जिसमें वो पिक्चर्स देखते हैं कुछ कुछ होते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल क्या कहता है भाई, बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? फटाफट से बताइएगा। भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है। भाषा विकास कहलाएगी, व्याकरण अधिगम कहलाएगी, मातृभाषा अधिग्रहण या द्विभाषिकता? देखिए भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस को भाषा अधिग्रहण कहते हैं। जो नेचुरल नहीं थी या जिसमें हम कह रहे हैं कि एफर्ट लगेगा, तो वो भाषा अधिगम थी, जिसमें प्रयास कर रहे थे हम। यहाँ पे नेचुरली हो रही हैं चीजें, मातृभाषा अधिग्रहण या अर्जन कहते हैं। यानी बच्चा जिस एनवायरमेंट में होता है
जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके आसपास बोली जाती है, जो उसकी घर की भाषा है, वो उसको अर्जित कर लेता है बिना एफर्ट के, बिना किसी किताब कॉपी के, नेचुरली ही, स्वाभाविक रूप से। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है, भाषा अनुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। यानी लैंग्वेज को लेकर के जो एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो किस अधिगम, देखो अनुभव, जहां अनुभव की बात आ गई इसका मतलब बच्चा एक्टिव है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो व्यवहारवाद एक्सपीरियंस की बात नहीं करता, ये तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, दंड और पुरस्कार की बात करता है। रचनावाद बिल्कुल अनुभव की बात करता है, अर्थ निर्माण की बात करता है, बच्चे को सक्रिय रखने की बात करता है। और पियाजे और वाइगोस्की दोनों क्या हैं, रचनावादी ही हैं, है ना। तो बच्चे को एक्टिव रख के सिखाने की ही बात करेंगे। संरचनावाद तो स्ट्रक्चरलिज्म हो जाता है विलियम वुंट के समय का, ये जो है बिल्कुल भी अनुभववाद और उस सब पे नहीं। मानवतावाद अलग कहानी गाता है कि व्यक्ति की फ्री विल होती है एंड ऑल, वो यहाँ पे काम की नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, अधिग्रहण की बात नहीं हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, जो एफर्ट के साथ सीखा जाता है। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है कि औपचारिक रूप से आप व्याकरण पढ़ाएं, नहीं, आपको संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना होता है। औपचारिक तरीका बहुत अच्छा नहीं है कि व्याकरण के अलग से नियम रटवा दो आप, तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। ठीक, बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अधिगम की बात हो रही है। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये बनाई भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है, ये कहना गलत होगा। तो भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, ये भी कहना उतना सही नहीं है कि इसको सूबो पाली जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये स्वाभाविक क्रम में ही चल रही है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। बाकी आप बताएंगे कितने लोग दे रहे हैं बी ऑप्शन? हाँ ठीक है, तो मतलब आप लोग सही दे ही रहे हैं ऑलरेडी। तो भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, ये बात कहना गलत नहीं होगा। और स्वाभाविक रूप से जब वो पढ़ने लिखने भी जा रहे हैं तो वो सूबो पाली सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये भी तो स्वाभाविक ही है ना, क्रम है ना। तो ये कहना गलत होगा कि स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। वो उस तरह से पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वहां पे कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं था और हमको बेस्ट ऑप्शन ही चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। यानी कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, बेहतर एनवायरमेंट जो बच्चों को बेहतरी के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। व्याकरण की अच्छी पुस्तकें, व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है, संदर्भ में व्याकरण महत्वपूर्ण है। केवल परीक्षा का वातावरण, ये भी गलत है। जहां बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, वो बेस्ट है। बच्चों को हिंदी में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अवसर देना, ये बात सही है। चारों ही कौशल सीखने के मौके नेचुरली मिल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से। सिर्फ अभ्यास या परीक्षा या सिर्फ व्याकरण की बात नहीं हो रही। तो समृद्ध वातावरण वो है जहां सुनने बोलने पढ़ने लिखने चारों कौशलों को इस्तेमाल करने के मौके आपको मिले। तो थर्ड ऑप्शन ही बेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई? 25 ही था ये। ओके, नहीं, ये है 24 था। बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा तरीका है? बताइएगा फटाफट से अधिक व्याकरण का अभ्यास कराना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि बार बार सेम चीज कराते रहो। उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना, चलो थोड़ा बेहतर है। शब्दावली की सूची रटवाना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना नहीं भाई, बाकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका भी प्रयोग करो। तो उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चा जब कहानी पढ़ता है तो वो सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो पढ़ना भी सीख रहा है, वो कल्पना भी सीख रहा है, वो स्वाभाविक रूप से उस दुनिया में जाना भी सीख रहा है। तो कहानियां पढ़ना सीखना जो है नेचुरल है, यहाँ पे पढ़ने की क्षमता अपने आप सुधर जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट आता है, उसमें चित्र भी होते हैं कहानी में साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? यानी बात हो रही है वोकैबुलरी बिल्ड करने की हिंदी में, तो कौन सा तरीका बेस्ट है? उन्हें शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना, यानी डिक्शनरी का प्रयोग सिखा दो, व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करा दो, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग, या केवल रटने पर जोर। ये तीनों ही नेगेटिव बातें थी। जो बेस्ट है वो है विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग। ये जो संदर्भ शब्द है इसको तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि संदर्भ में सिखाना, यानी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट उसकी लाइफ से जोड़ के सिखाओ, चाहे व्याकरण हो चाहे वोकैबुलरी हो। जब वो बातचीत में सीखता है, कहानी पढ़ते हुए वोकैबुलरी या शब्दावली उसकी बेहतर होती है, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है, अलग से नहीं रटवानी है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और बताइएगा क्या है। हिंदी शिक्षण में समेकित दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्या अर्थ है? बताइए। पहला ऑप्शन है व्याकरण और रचनात्मक लेखन को अलग अलग सिखाना,
यानी जब क्रिएटिव राइटिंग हो रही है व्याकरण के नियम है वो अलग अलग सिखाए जा रहे हैं, नहीं भाई, आप संदर्भ में व्याकरण सिखा सकते हैं कोई चैप्टर पढ़ाते हुए, नॉर्मल लिखाते हुए, तो ये तो कहना गलत होगा। हिंदी को अन्य विषयों से अलग रखना ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये साथ में जोड़ दिया है आपने विषयों को, कौशलों को, है ना। फिर आता है नेक्स्ट, सभी 4 भाषा कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सूबो पाली जिसको मैं बोलती हूँ, ये जो भाषा के 4 कौशल हैं, जिसमें जो सुनना और पढ़ना है इनको हम ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल, और बोलने और लिखने को हम आपका प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, उत्पादनात्मक कौशल, या जिसमें आप अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि आप बोलने और लिखने में अभिव्यक्त कर रहे हैं खुद को, ठीक। और ग्रहण कर रहे हैं, ग्रम्यात्मक है सुनने और पढ़ने में। सुबो पाली, सुबो पाली, ठीक, को एक साथ विकसित करना, यानी सभी 4 भाषा कौशलों को एक साथ आप विकसित कर रहे हैं इंटीग्रेट करके, ये बेस्ट तरीका होता है। अगर क्रम पूछ ले आपसे तो सुबो पाली यही क्रम होता है, लेकिन और वो मनोवैज्ञानिक तरीका है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ये चारों एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं सुनना अलग से आइसोलेशन में सीख रहे हैं, बोलना अलग से सीख रहे हैं, सब साथ में ही है, ठीक। लेकिन क्रम पूछेगा तो क्रम यही होगा, क्रम में ही होते हैं तो कहना गलत होगा, सिर्फ क्रम में ही होते हैं ये कहना गलत होगा, साथ साथ होते हैं केवल परीक्षा के, लेकिन क्रम पूछ रहे तो यही क्रम है सुबो पाली। केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं भाई, रट्टाफिकेशन हो जाएगा वो तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि या प्रेरक विधि कह देते हैं कई लोग इसको, इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव पे ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, रिपीटेडली आते ही आते रहते हैं, तो कोशिश यही की गई है कि पहले इनको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आसानी होगी। देखिए हिंदी एक आध सेशन ले लूंगी भाई मैथ्स पेडागोजी का अगर हो पाया तो, कमिटमेंट नहीं कर रही हूं। हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड का क्या अर्थ है? पहला है नियमों को पहले पढ़ाना और फिर उदाहरण देना। देखो नियम पहले पढ़ाए जाते हैं निगमनात्मक विधि में, डिडक्टिव मेथड में, कि पहले संज्ञा की परिभाषा सिखाई गई और फिर जो है उसके उदाहरण दिए गए, इसको निगमनात्मक विधि कहते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। निगमनात्मक से याद रखना नियम, निगमनात्मक विधि, ठीक। बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना ये आगमनात्मक है या इंडक्टिव मेथड है अगर मैं कहूं तो। हिंदी में एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आगमनात्मक ही कहते हैं इंडक्टिव को, और हाँ आगमन ही कहेंगे, देखना एक बार। इंडक्टिव लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचाना, एग्जाम्पल टू रूल जाना इंडक्टिव मेथड है, आगमनात्मक कह सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट सेशन में लेंगे भाई हार्ड क्वेश्चन, व्याकरणिक नियमों को रटाना, और सिर्फ हार्ड नहीं लूंगी मैं, मिक्स ही रखूंगी। नियमों को रटवाना तो कहीं पे भी कोई भी तरीका है नहीं, केवल वाक्य संरचना सिखाना ये भी गलत होगा, तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है बात? आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद सौरभ। चलिए अब तो हम बहुत ही पुराने चावल हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सी एक्टिविटी आप कराएंगे। एक हिंदी टीचर हैं आप और नई वोकैबुलरी, नए शब्द सिखाना चाहते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट मानेंगे आप? पहला है शब्दों की सूची रटवाना, रटंत विद्या चलंत नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम कराना है ना कि रटवाना है। सेकेंड ऑप्शन है कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्दों पर चर्चा करना, यानी आप कहानी सुना रहे हैं और उसमें जो भी नए शब्द आए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ भाई ये तरीका सही है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है अगर देखा जाए तो। थर्ड है शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना, इससे रिपीटेशन से सिर्फ रटना ही प्रमोट हो रहा है। बच्चों से शब्दों को लिखवाना, इससे भी रिपीट ही होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा यहाँ, और जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। कहानी सुनाना और नए शब्द जो आए हैं उनको अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करना, है ना, कि कोई मूवी देख रहे हैं तो नए शब्द फिर यूज कर रहे हैं संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ये क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर, लास्ट सवाल है आज के लिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? बेस्ट मेथड प्राइमरी लेवल पे पूछा है। अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड, तो ट्रांसलेट करना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसमें फिर रटने की तरफ चले जाते हैं हम। व्याकरण आधारित विधि, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब है, बट बहुत बेहतर नहीं मानेंगे। व्याकरण आधारित विधि, व्याकरण पे फोकस रखो, वो प्राइमरी क्लासेस में नहीं। संवादात्मक, हाँ कम्युनिकेटिव अप्रोच, केवल लिखने पर ये भी गलत हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जब हम सीख रहे हैं तो वो बेस्ट मेथड है, सबसे प्रभावी विधि है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए वो आप कॉमेंट्स में बताएंगे। और इसका जो पीडीएफ है, जैसे कि बाकी पीडीएफ पेंडिंग है, ये भी ऐसे ही पीडीएफ पेंडिंग नहीं रहेगा, ये आपको कल मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वायर्ड
9,74,000 लोग आप लोग जुड़े हुए हैं। प्लीज किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, नाम से अलग अलग बनाए हुए हैं। ये है लेट्स लर्न के नाम से, सर्च करेंगे लेट्स लर्न स्क्वाड, और है चैनल लेट्स लर्न के नाम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, लिंक। तो ये एक बात हुई। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार, और ये भी बताइएगा कि कितने नंबर आपके आए, और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता करके जाएंगे। कल मिलते हैं, कल सीडीपी का कुछ करेंगे, और फिर जो है आएंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स पे भी। जो जो मैंने आपको बताया था ना उस दिन, स्ट्रेटेजी जो बताई थी एक 1 मंथ की, उसके हिसाब से जो जो बताया हुआ है वो सब कराया जाएगा एक एक करके, 36, 30, 23। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं भाई, 9 बजे टाइम पे मिलेंगे। कल तो पक्का पक्का फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे।